जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग कि हर्षवर्धन का राज कवि कौन था। तो हर्षवर्धन का राज कवि जो था वह बाणभट्ट था। तो बाणभट्ट इसने हर्षचरित्र पुस्तक इसने लिखा हुआ था। और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से लेकर 647 तक रहता है। हर्षवर्धन ने जिस वर्ष गद्दी पे बैठा था उसी समय में इसने हर्ष संवत भी चलाया था जो 606 ईस्वी में चला हुआ था। उसी तरह से कुछ संवत है जैसे कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में चलता है और अशोक संवत 78 ईस्वी में है। गुप्त संवत 319 20 ईस्वी में होता है। उसी तरह हिजरी संवत 622 ईस्वी में एक दीन इलाही संवत भी है जो 1582 ईस्वी में जो सबसे अंतिम संवत होता है। और यही हर्षवर्धन है। इसी के ही दरबार में चीनी यात्री वेनसोंग ने आया हुआ था और वेनसोंग की लिखी हुई पुस्तक सीयू की है जिन्हें यात्रियों को राजकुमार, नीति का पंडित या शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में ही उसने पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर हार गया था। हालांकि कन्नौज अभी यूपी के कानपुर में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड टेलर ने ही किया हुआ था। हालांकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिक संलयन पे कार्य करता है जो कि परमाणु बम से कई हजार गुना ज़्यादा विनाशकारी होता है। और जो नाभिकीय संलयन आखिर होता क्या है। तो नाभिकीय संलयन यह होता है कि जब दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जिस तरह से अभी सूर्य वगैरह और तारे में भी नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं होती है। हालांकि संलयन अभिक्रिया में जो दो हाइड्रोजन के ही नाभिक भाग लेते हैं। जिस तरह से ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है यही भाग लेकर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उसी तरह से अब देख लेते हैं परमाणु बम के बारे में। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो जापान पे बम गिराया गया था जैसे 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम गिरा था और जिसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को किया गया था जो फैटमैन था जिसमें प्लूटोनियम 94 का प्रयोग किया गया था। हालांकि विखंडन अभिक्रिया क्या होती है। जब एक हल्के नाभिक एक बड़ा सा नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है उसे ही नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहा जाता है। तो याद रखना है कि परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही इसकी स्थापना हुई थी। WHO की हुई थी। हालांकि अभी WHO के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। उसी तरह से उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है और श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। उसी तरह से यूरोप वाला और एशिया वाला क्षेत्र को स्टेपीज कहा जाता है। उसी तरह से भारत में भी कुछ घास के मैदान है जैसे जम्मू कश्मीर में उसको गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहा जाता है। और कंपोज भी एक घास का मैदान ही है जो कि ब्राज़ील क्षेत्र में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानियों ने ही जारी किया हुआ था। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा हिंद यूनानियों ने ही जारी किया था जो कि शुद्ध सोना का सिक्का था। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर किसी ने चलाया था उन्होंने गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में चलाया गया था। जो कम मात्रा में चला हुआ था और कम मात्रा में चला और सबसे शुद्ध था हिंद यूनानियों से भी ज़्यादा शुद्ध था स्वर्ण मुद्राएं तो वह कुषाण काल के समय से चला हुआ था। हालांकि स्वर्ण मुद्राओं को प्राचीन काल में दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया हुआ था। हालांकि दूसरा अगर भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किए हुए थे रहमतुल्लाह सयानी है जो उसी समय 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में ही राष्ट्रीय गान जो वंदे मातरम है उसको गाया गया था। उसी तरह से अगर भारतीय महिला पूछ लिया जाएगा तो कौन सी है। तो सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की हुई थी। हालांकि पहली महिला सिर्फ पूछ दी जाएगी तो एनी बेसेंट रही है जो कि 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता उसने की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण की नीति को किसने कार्यान्वित किया हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया हुआ था। सबसे पहले इसने सतारा को मतलब हड़प लिया था इसने, लॉर्ड डलहौजी ने। इसके समय में बहुत सारे कार्य हुआ है, जैसे इसके समय में 1853 में रेल चली हुई थी, 1854 में शिक्षा का वुड डिस्पैच में मतलब जो 1854 में हुआ था, जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो भी आया था। इसके समय में ही डाक टिकट भी जारी हुआ था। इसके समय में नरबलि प्रथा को भी समाप्त किया गया था, और इसके समय में भी और भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक अपचयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ही किए हुए थे आर्थिक अपचयन का सिद्धांत। इनको भारत का वृद्ध पुरुष या ओल्ड मैन कहा जाता था। ये पारसी धर्म के से जुड़े हुए थे, दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 12 गो होती है। हालांकि ये जो 12 जो होती है मनोनीत, ये राज्यसभा में और 2 लोकसभा में पहले मनोनीत होती थी। कुल 14 मनोनीत राष्ट्रपति करते थे। हालांकि अब 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत इसको हटा दिया गया, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे। अब ये सिर्फ राज्यसभा में ही 12 मनोनीत होते हैं। हालांकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाएगा तो यह अनंत है, क्योंकि यह एक अस्थायी समिति है। इसका अस्थायी समिति है, और इसका जो सदस्य के होते हैं जो कार्यकाल, वह एक मतलब प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का रिटायर होता है, फिर उतना ही चुना के आते हैं। हालांकि ये जो 12 जो लोग जुड़े हुए रहते हैं, कला संस्कृति विज्ञान साहित्य से जुड़े हुए प्रकांड विद्वान ही होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति अपने से मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंडा जलडोंगलु। हालांकि यह राज्यसभा जो है, इनके सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उनको वेतन जो होता है ना राज्यसभा के सभापति के ही रूप में मिलता है, न कि उनको उपराष्ट्रपति के पद के लेकर उनको वेतन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंडा जलडोंगलु जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। हालांकि यह जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया का ही जो है द्वीप है, दोनों उसी द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है। हालांकि राष्ट्रीय आय समिति के पिता अगर किसे कहा जाता है तो PC महालनोबिस को कहा जाता है, PC महालनोबिस को कहा जाता है। हालांकि राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का है, उससे कम द्वितीय क्षेत्र का है, जैसे कि निर्माण विनिर्माण के अंतर आता है, और तृतीय तो सबसे कम अगर योगदान है तो प्रथम क्षेत्र का है, जिन्हें मतलब कृषि पशुपालन ये सब आते हैं उससे संबंधित है, उसका सबसे कम योगदान है। तो जैसे जैसे तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है तो उसी तरह प्रथम क्षेत्र का योगदान घटते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। हालांकि जब गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, इसको दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है, और 2 महात्मा कह करके, गांधी और इरविन को 2 महात्मा कह करके सरोजिनी नायडू ने संबोधित की हुई थी। हालांकि जब ये इरविन समझौता हुआ, इसी समझौता के तहत गांधी जी इंग्लैंड के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिए थे, लेकिन दलित के पृथक निर्वाचन क्षेत्र के कारण यह सफल नहीं हो पाया और गांधी जी लौट आए। और इस तरह से 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला 1930 में और दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। हालांकि जो तीसरा हुआ था उसमें दलित निर्वाचन क्षेत्र के लेकर मैकडोनाल्ड ने, तीनों की अध्यक्षता मैकडोनाल्ड ही ने किया हुआ था। तो जॉन मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दिया था, उसने 16 अगस्त 1932 को किया हुआ था, जिसको लेकर 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाशिंगटन DC में है। जो वर्ल्ड बैंक है इसके वाशिंगटन DC में। हालांकि वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष का देखा जाए तो अजय बंगा है, जो कि भारतीय अमेरिकी मूल के नागरिक है, और ये 14वें नंबर के अध्यक्ष है। हालांकि इसके अलावा IMF भी एक होती है, उसकी भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, और IMF के क्रिस्टीना जॉर्जिवा अभी उसके अध्यक्ष है। हालांकि जो ये वर्ल्ड बैंक हो गए और IMF हो गए, ये दोनों ब्रेडन वुड्स सम्मेलन की ही देन है, जो ब्रेडन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। हालांकि यह योजना आयोग प्रत्येक 5 साल के लिए पहले था, अब यह योजना आयोग समाप्त करके इसके जगह पर नीति आयोग ला दिया गया है। हाँ, यह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को आया था। हालांकि नीति आयोग के अभी अध्यक्ष में तो नरेंद्र मोदी जी है, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो अभी सुमन कुमार बेरी है, और CEO नीति आयोग के कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। हालांकि अगर यही अर्थशास्त्र का लेखक पूछा जाता है तो अर्थशास्त्र का लेखक जो है चाणक्य हैं, जिनका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे। और एडम स्मिथ का एक और पुस्तक है इनका वेल्थ ऑफ नेशन, वो भी एडम स्मिथ का ही पुस्तक है। लेकिन जो चाणक्य जो उन्होंने अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी हुई है वह अर्थव्यवस्था पर न आधारित होकर वह एक पॉलिटिक्स पे आधारित है, इसलिए अर्थशास्त्र याद रखना है कि लेखक चाणक्य है जबकि जनक एडम स्मिथ को माना जाता है।